शिखर पर मिलेंगे लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 7 अध्याय 1 सामान्यता से महानगरीयता की ओर। बराबर करने वाला। पुराने दिनों में पश्चिम में एक बराबर करने वाला होता था। वे इसे 6 शूटर कहते थे। इससे छोटा आदमी बड़े आदमी को काटकर बराबर आकार में ले आता था। आज के जमाने में 6 शूटर नहीं है, परंतु बराबर करने वाला है। इसे इच्छा कहते हैं। इच्छा वो अवयव है जो साधारणता से गर्म पानी को उत्कृष्ट सफलता की भाप में बदल देता है। ये वो अवयव है जो औसत योग्यता वाले व्यक्ति को अधिक योग्यता वाले व्यक्ति से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करने योग्य बना देता है। इच्छा वो अतिरिक्त चीज है जो थोड़ा सा अंतर पैदा करती है, और यही थोड़ा सा अंतर है जो जीवन में बड़े अंतर पैदा करता है। इच्छा अतिरिक्त है। ये आपको गर्म रखने वाले कंबल का वो भाग दिलाता है जो बिस्तर से नीचे लटका रहता है। ये थोड़ा सा अतिरिक्त ही है जो पानी को भाप में बदल देता है। 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी इतना गर्म हो जाता है कि आप इससे शेव कर सकें या 1 कप कॉफ़ी बना सकें। 1 डिग्री और जोड़ें और वो गर्म पानी भाप में बदल जाता है, जो ट्रेन को देश में और स्टीम शिप भाप वाला जहाज को सारी दुनिया में संचालित करता है। यही अतिरिक्त है जो आपको सीढ़ी के शिखर पर भेजेगा। ये दूसरों के लिए ऐसा कर चुका है। उदाहरण के लिए टाइकोब में इच्छा की विपुल मात्रा थी। ग्रांटलैंड राइस इस इच्छा को हमसे संबंधित करता हुआ कहता है, मुझे वो दिन याद आता है जब कोब मांस का लोथड़ा बनी हुई अपनी टांगों से खेला था। उसे 103 डिग्री बुखार था और डॉक्टर्स ने उसे कई दिनों तक बिस्तर से न उठने के लिए कहा था। उस दिन उसकी टीम खेल रही थी, और जहां तक टाइकोब का संबंध था, उसके लिए टीम खेलने का मतलब था कि वो खेलेगा। वो जरूर खेला और उसे 3 हिट्स मिले। उसने 3 बेस चुराए, गेम जीता और फिर बेंच पर लुढ़क गया। जब मैं इच्छा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बेसबॉल का एक और खिलाड़ी याद आता है। मेरे लिए पेट ग्रे अमर है, जो बेसबॉल में कूपर टाउन न्यूयॉर्क का सर्वकालीन ख्याति प्राप्त खिलाड़ी है। एक नौजवान के रूप में उसकी जबरदस्त इच्छा मेजर लीग बेसबॉल खेलने की थी। वो बार बार कहता था, मैं शीर्ष तक जाकर रहूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा यंकी स्टेडियम में एक गेम खेलने की थी। 1945 में ग्रे सेंट लुइस ब्राउन्स के साथ मेजर लीग में चुन लिया गया। वो मेजर टीम में केवल 1 वर्ष खेला। वो लीग का नियमित खिलाड़ी नहीं था और उसने कभी एक भी रन हिट नहीं किया। फिर भी मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि पेट ग्रे सर्वकालीन ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों में अमर है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि उसने स्वयं को शीर्ष पर पहुंचाया, बावजूद इस बात के कि उसकी दाईं बाजू नहीं थी। जो अभाव उसके पास था उस पर उसने हेय दृष्टि नहीं डाली। इसके बजाय उसने जो कुछ उसके पास था उसे आशा भरी नजरों से देखा। जीवन में सफलता अच्छा हाथ मिले होने से नहीं मिलती। सफलता आपको मिले हुए हाथ को लेकर उसका अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार उपयोग करने से निर्धारित होती है। जैसा कि प्रमुख वक्ता व चार्लोट एनसी का प्रसिद्ध टीवी व्यक्तित्व टाई बॉयड कहता है, जो हाथ आपको मिला है उससे खेलो और उसके पूरे मूल्य के लिए खेलो। कोई व्यक्ति जो कुछ भी करता है और उसे करने में उसकी जो कुछ भी योग्यता है, इच्छा शक्ति व्यक्ति को अपनी उस योग्यता को अधिकतम उपयोग करने के योग्य बनाती है। इच्छा व्यक्ति को सभी विरामों को खत्म करके अपना सर्वस्व देने के लिए बाध्य करती है। ये उसे बिना रुके पूरी गति से आगे ले जाती है। रोजमर्रा में वही व्यक्ति या टीम वायुयान को जमीन पर सफलतापूर्वक उतार पाता है जो सभी विरामों को खत्म कर देता है। मेरे निर्णय के अनुसार हम जो कुछ भी करें उसे अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ करें, चाहे हम कोई परीक्षा दे रहे हों, किसी काम पर जा रहे हों अथवा खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हों। हमें इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारी तीव्र इच्छा की शक्ति हमारे धन कमाने की शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इसे अपना सब कुछ दे देते हैं तो हम अपने स्वयं के साथ रह सकते हैं, परिणामों से बेपरवाह, अपने सर्वोत्तम प्रयासों से कम पर हम बस अगर कहते हुए मिलते हैं, जो कि दुख भरी बात है। नुटे रोकने ने कहा था कि बहुत से लोग सोचते थे कि उन्हें या तो अच्छा हारने वाला होना पड़ेगा या बुरा जीतने वाला। उसने महसूस किया कि ये तो एक खराब पसंद हुई। उसने ये भी कहा कि उसकी कोई इच्छा नहीं है कि वो हारने का काफ़ी अनुभव हासिल करे ताकि अच्छा हारने वाला बन सके। उसने कहा, मुझे एक अच्छा हारने वाला दिखाओ और मैं आपको एक पराजित आदमी दिखाऊंगा। मुझे 11 खराब हारने वाले खिलाड़ी दे दीजिए और मैं आपको राष्ट्रीय चैंपियनशिप फुटबॉल टीम दे दूंगा। मैं इस बात से सहमत हूँ। जिस ढंग से कोई आदमी जीतता है वो उसके चरित्र का बहुत कुछ हिस्सा दिखा देता है, और जिस ढंग से वो हारता है वो उसके चरित्र को पूरी तरह से दिखाता है। तथापि मैं इच्छा, संकल्प और जीतने की इच्छा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें बस अच्छे हारने वाले और बुरे जीतने वाले में चुनाव नहीं करना है। हम अच्छे जीतने वाले हो सकते हैं, और हमें जीतने का जितना अधिक अनुभव होता जाता है, हम अच्छे जीतने वाले के लक्षण हासिल करने में उतने ही बेहतर होते जाते हैं। ये बात टीमों के लिए कारगर है।
व्यक्तियों के लिए कारगर है और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए भी कारगर होगी। अपनी आरक्षित शक्तियों को पुकारिए। जीतने की इच्छा बहुत से ऐसे लोगों को जीतने के काबिल बना देती है जो कम से कम सैद्धांतिक रूप से प्रबल रुकावटों के विरुद्ध नहीं जीत सकते थे। बिली मिस्की ऐसा ही आदमी था। वो पुराने स्कूल समय से मुक्केबाज था और मुक्केबाजी में अच्छा था। वो टॉमी गिब्बंस, हैरी ग्रैब और बैटलिंग लेविंस्की जैसे लोगों से लड़ चुका था। वो विश्व की हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जैक डेम्पसी से भी लड़ा था। 25 वर्ष की आयु में जब उसे चोटी पर होना चाहिए था तथा और अधिक ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए था, वो एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर्स ने उसे रिंग को त्याग देने के लिए कहा। उसे वो त्याग भी देना चाहिए था, परंतु मुक्के की बाजी ही एकमात्र चीज थी जिसे वो कर सकता था। जब तक वो 29 वर्ष का हुआ उसके गुर्दे खत्म हो चुके थे। वो जानता था कि वो ब्राइट रोग से मर रहा है और उस वर्ष उसने मुक्केबाजी की बस एक प्रतियोगिता की थी। प्रशिक्षण के लिए, जिम जाने के लिए अत्यंत कमजोर तथा किसी दूसरे काम की तलाश के लिए अत्यंत बीमार होने के कारण वो परिवार के साथ घर पर ही रुका रहा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति का तंगहाली में पहुंचता देखता रहा। क्रिसमस नजदीक आ चुका था और उसका परिवार के प्रति स्नेह चिल्ला चिल्ला कर उससे अपने परिवार के लिए मैरी क्रिसमस प्रदान करने के लिए कह रहा था। नवंबर में मिस्की मिनीपोलिस में अपने मित्र व प्रबंधक जैक रेड्डी से मिलने और उसे एक प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए समझाने गया। पहले तो रेड्डी अपने इनकार पर डटा रहा। वो मिस्की की हालत जानता था, इसलिए ऐसी प्रतियोगिता में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता था। मिस्की ने अपना पक्ष सही से रखा, बताया कि वो दिवालिया हो चुका है और ये कि वो जानता है कि वो अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे बस एक और प्रतियोगिता में लड़ना था क्योंकि क्रिसमस आ रहा था और उसका परिवार ज़रूरतमंद था। अंततः रेड्डी इस शर्त पर तैयार हो गया कि मिस्की प्रशिक्षण लेगा और खुद को उसके लिए तैयार करेगा। मिस्की जानता था कि तैयार होने के लिए वो बहुत कमज़ोर था, परंतु उसने वादा किया कि अच्छी भिड़ंत करेगा। अपने बेहतर निर्णय के विरुद्ध रेड्डी अंततः राजी हो गया और उसने अपने पुराने मित्र का मुकाबला बिल ब्रेनन से रख दिया। ये भिड़ंत ओमाहा, नेब्रास्का में होनी निश्चित हुई। ब्रेनन एक मजबूत व मुश्किल मुक्केबाज था जो डेम्पसी से बाहर राउंड तक भिड़ा था। वो अपने यौवन के उतार पर था, परंतु वो अभी भी एक मरते हुए आदमी के लिए मजबूत विरोधी था। क्योंकि मिस्की में प्रशिक्षण के लिए जाने का बल नहीं था, इसलिए वो घर पर ही अपनी शक्ति को संभाल कर रखने के लिए रुका रहा। वो भिड़ंत के लिए ओमाहा में समय पर ही पहुंचा। उन दिनों बॉक्सिंग आयोग आज की अपेक्षा अधिक उदार थे, इसलिए उन्होंने मिस्की को उत्तीर्ण कर दिया। भिड़ंत बहुत अच्छी रही और जब ये खत्म हुई तो बिली मिस्की ने अपना $2400 का पर्स लिया और वो अपने परिवार व क्रिसमस के लिए घर की ओर चल पड़ा। उसमें ये सारा धन उन चीज़ों पर खर्च कर दिया जिन्हें उसका परिवार चाहता था और जिनके अभाव में गुजारा कर रहा था। ये सच में एक खुशी का अवसर था। मिस्की के परिवार के लिए अब तक का सबसे बड़ा क्रिसमस था। 26 दिसंबर को मिस्की ने जैक रेड्डी को खुद को सेंट पॉल हॉस्पिटल ले चलने के लिए बुलाया, जहां पर नए वर्ष के दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके रिकॉर्ड्स में आखिरी भिड़ंत उसकी मृत्यु से मात्र 6 हफ्ते पहले हुई और उसके मित्रों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। बिली कमजोर था और मृत्यु के करीब था तथा उसके लिए चुपचाप मर जाना आसान था। तथापि उसके गर्व व उसकी इच्छा ने उसे परिवार के लिए, जिसे वो प्यार करता था, विश्वसनीय प्रयास करने की ताकत दी। बिल ब्रेनन 4 राउंड में धराशायी हो गया। मिस्की ने अपनी जीतने की इच्छा के कारण अपने आरक्षित संसाधनों को खटखटाया। आपके भी आरक्षित संसाधन उपलब्ध हैं जब आप में उन्हें प्रयोग करने की इच्छा हो। जब हम किसी चीज़ के लिए अपने संपूर्ण प्रयास करते हैं तो नतीजा कुछ भी हो, हम जीतते हैं, क्योंकि अपने संपूर्ण प्रयास की व्यक्तिगत संतुष्टि हमें विजयी बना देती है। रैंडी मार्टिन ने, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ, बोस्टन मैराथन में पहली बार 1972 में प्रवेश किया। ये दौड़ 26 मील से अधिक लंबी है और इसका रास्ता बहुत ही मुश्किल, ऊंची नीची पहाड़ियों वाला है। डॉक्टर मार्टिन मुझे बताते हैं कि इसे पूरा करने वाले हर धावक को पुरस्कार दिया जाता है। बहुत से धावक ऐसा मानकर दौड़ में भी भाग नहीं लेते कि वे जीत सकते हैं, बल्कि हर कोई जो ये दौड़ पूरी कर लेता है विजयी है, क्योंकि किसी चीज़ को अच्छी तरह से करने का सच्चा पुरस्कार उसको अच्छी तरह से कर दिया जाना है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि वास्तविकता में आप स्वयं से प्रतियोगिता करते हैं। इससे अधिक संतुष्टि और किसी चीज़ से नहीं मिलती कि आपने अपनी ओर से भरसक प्रयास किए, कि आप अपने आप को अपनी योग्यता के सर्वोत्तम स्तर तक प्रयोग करने योग्य बना पाए। संपूर्ण प्रयास आपको एक विशेष प्रकार की विजय देता है, अपने आप पर विजय, क्योंकि जैसा एक जिम्नास्टिक चैंपियन कहता है, अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करना सर्वोत्तम होने से बेहतर है।
विजयी और अभी भी चैंपियन। जब मैं इच्छा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ब्रेन हॉगन उस सूची में सर्वोच्च स्थान के काफी नजदीक है। हर तरह से विचार करने पर होगन अब तक का महानतम गोल्फ खिलाड़ी कहा जा सकता है। उसमें शारीरिक योग्यता इतनी नहीं थी जितनी कि उसके अन्य बहुत से साथी गोल्फ खिलाड़ियों में थी, लेकिन उसने अपनी योग्यता के अभाव को निरंतरता, संकल्प और इच्छा से कहीं अधिक पूरा कर लिया था। बेन होगन के वास्तव में 2 करियर रहे, क्योंकि जब वो अपने खेल की चोटी पर था तो वो एक घातक दुर्घटना का शिकार हो गया था। एक कोहरे भरी सुबह वो अपनी पत्नी वैलेरी के साथ हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। वे एक मोड़ पर घूमे और उन्होंने अपने ठीक सामने ग्रे हाउंड बस की लाइट्स देखी। बेन के दिमाग में फौरन बस इतना सूझा कि उसने अपने शरीर को अपनी पत्नी को बचाने के उद्देश्य से उसके आगे कर दिया। उसकी इस हरकत से निसंदेह उसका भी जीवन बचा दिया, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील गहराई तक ड्राइवर की सीट में घुस गया था जहां पर बेन बैठा हुआ था। बहुत दिनों तक इससे पहले कि उसे खतरे से बाहर घोषित किया गया, उसकी जिंदगी जीवन मृत्यु की तराजू में झूलती रही। तथापि डॉक्टर इस बात पर एकमत थे कि एक व्यावसायिक गोल्फ खिलाड़ी के रूप में उसका करियर खत्म हो चुका था और अगर वो कभी अपने पैरों से चल पाए तो भाग्यशाली होगा। परंतु उन्होंने बेन होगन की इच्छा शक्ति का हिसाब नहीं लगाया था। जैसे ही उसने पहली बार वे दर्द से भरे हुए कदम उठाए, उसका गोल्फ खिलाड़ी के रूप में महानता का सपना फिर से जिंदा हो गया। उसने लगातार व्यायाम किया और अपने हाथों को मजबूत किया। वो जहाँ भी होता अपने साथ गोल्फ क्लब रखता था और घर पर अपनी उन हिलती हुई टांगों पर, जिन पर वो मुश्किल से खड़ा हो पाता था, स्ट्रोक लेने का अभ्यास करता रहा। जैसे ही पहला अवसर मिला, वो फिर से गोल्फ के हरे मैदान पर वापस था। फिर बाद में जैसे जैसे उसने व्यायाम किया, चलना शुरू किया और अपनी हिलती हुई टांगों को मजबूत किया, वो टी प्रैक्टिस करने गया। शुरू में उसने कुछ ही गेंदें हिट की, परंतु हर सत्र में वो और हिट करता गया। अंततः वो दिन आ गया जब वो गोल्फ के मैदान पर पुनः वापस था। जब उसने प्रतियोगिता के बारे में दोबारा प्रवेश किया तो उसका शिखर की ओर बढ़ना पहले से तेज था। कारण सरल था, बेन होगन ने स्वयं को विजयी के रूप में देखा। उसके अंदर जीतने की प्रबल इच्छा थी। वो जानता था कि वो फिर से शिखर पर पहुंचेगा। हाँ, इच्छा ही वो अवयव है जो एक औसत प्रदर्शन करने वाले और एक चैंपियन में अंतर पैदा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर खंड 7 का अध्याय 1 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए खंड 7 का अध्याय 2 लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।